हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? दर्पण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग आगे की क्लास में कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, उनकी चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, आइए अब बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2025 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन आज लिखा हुआ है। तो बेटा इसमें आभासी है, और याद करो आभासी की केवल एक ही कंडीशन बनती है। याद करो आभासी की केवल एक ही कंडीशन बनती है। M1 M2 हो गए, दर्पण के द्वारक हो गए। इसका परावर्तक पृष्ठ, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, इसका बेटा ये ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ये ध्रुव हो गया। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया? F हो गया, और ये क्या हो गया? C हो गया। इसके चित्र हम, इसके कंडीशन, इसके सारे चित्र बनने के नियम, और हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने पूरे कंप्लीट हमने एक ही क्लास में हमने कंप्लीट करा दिए थे। तो जिसने ना देखा हो उनको देख ले। ठीक है बेटा, आभासी याद करो, आभासी केवल एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। हमने वस्तु को कहाँ पर रख दिया? हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया, वस्तु को यहाँ पर रख दिया। तो बेटा देख लो, वस्तु ए बी, वस्तु ए बी है। वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये देखो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, नहीं चली गई, ये ऐसे चली गई। और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। देखो दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। ठीक ना, कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में क्या हो जाएगी? अपने मार्ग में ये वापस लौट आएगी ऐसे। तो देखते हैं ये किरण पीछे, यहाँ पीछे की ओर बढ़ाने, मतलब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ाने पर ये फैलती जाती। तो बेटा जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगी, तो ये इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। सोचो, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ऐसे डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा। तो ये जाके कहाँ, ऐसे अगर सीधे इनको मिलाया जाएगा तो यहाँ जाके ये मिलती हुई प्रतीत हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये प्रतिबिंब बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो याद रखना कि अवतल दर्पण द्वारा एक ही कंडीशन होती है, आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा और वस्तु से अगर बड़ा आपको प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा? बोलोगे फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया बेटा? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब है। आइए ध्यान से देखते हैं कौन सा बिंदु है? ए है। तो बेटा ए किरण जाएगी तो ये हो जाएगा बेटा ए डैश हो जाएगा, और ये बी डैश हो जाएगा। ठीक ना, डी ऑप्शन तो डी सही, लेकिन आगे समझते हैं ध्यान से। अगर बेटा दर्पण के पीछे बने, कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, समतल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो 100% कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। अगर आभासी बनेगा, देखो बेटा कैसे बनेगा, ये हमने कह दिया आभासी, और आभासी है तो कैसा बन जाएगा? ये सीधा, सी से सीधा हो जाएगा। आभासी है तो सीधा बन जाएगा। ठीक है ना। और अगर बात करें बड़ा या छोटा, तो बताओ वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है तुमको? बड़ा दिख रहा है, तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। बनेगा कहाँ पर? तो लिखोगे दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर हम रिवीजन करा देंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। देखना ध्यान से, इसके एक वीडियो पहले आया हुआ है, ठीक ना, तो उसको भी अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करना है। ये वाला वीडियो भी अपने दोस्तों यारों बिल्कुल शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। ठीक ना, आगे देखो दर्पण के पीछे। तो बेटा ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। बताओ आए कि नहीं आए? एक ही कंडीशन होती है। वैसे अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब होते हैं दर्पण के सामने बनते हैं, और दर्पण के सामने बनेंगे तो कैसे बनेंगे? वास्तविक बनेंगे। अगर वास्तविक है तो उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। ठीक है ना, लेकिन एक ही कंडीशन होती है, जब कैसा बनता है? आभासी। कहाँ पर रखा जाए? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। हो गया। बताओ डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो हम लोग बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक
उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो बेटा वस्तु की स्थिति कैसी होगी। तो बेटा वास्तविक छोटा और उल्टा बना रहा है ना, वास्तविक छोटा और उल्टा, याद करो याद करो। चलो इसको हटाते पहले। याद करो अवतल दर्पण है, M1 M2 दर्पण के द्वारा खो गए, ये हमने अवतल दर्पण बना लिया। ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, P हो गया, ये बेटा F हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। देखो ध्यान से, जब वस्तु यहां पर थी तो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और फोकस पर बनेगा, छोटा बन रहा था, ठीक ना। याद करो, फिर से एक बार बताते हैं, वस्तु जब यहाँ पर थी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। कहाँ पर बन रहा था, फोकस पर बन रहा था, बहुत छोटा बन रहा था, बहुत ही छोटा बन रहा था। वस्तु को जब हमने यहाँ पर रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो बेटा वस्तु इधर खसकती जाएगी तो प्रतिबिंब इधर खसकता जाएगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा लेकिन थोड़ा सा इसके बड़ा बनेगा, ठीक है, इससे क्या है, छोटा है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, देखो वस्तु को कहां पर रखा जाएगा, पहली कंडीशन पहला प्रतिबिंब, दूसरी कंडीशन दूसरा प्रतिबिंब। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यहां पर कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब देखो बेटा, जब तक वक्रता केंद्र से हम परे रख रहे थे, दूर रख रहे थे, तब तक प्रतिबिंब कैसा बना था, छोटा बना था। वास्तविक और छोटा, दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक और छोटा। तो बेटा हमसे कह क्या रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा। तो वस्तु की स्थिति बताओ कहां पर होगी, तो भैया बहुत छोटा। तो भैया यही कंडीशन होती है कि वास्तविक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, तो लिखोगे अनंत पर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इसका कौन सा ऑप्शन है, डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो, जब वस्तु को हमने यहां पर रखा, कहां पर रखा, यहां पर रखा। अब देखो सी पर रखेंगे तो बराबर बनेगा, सी के इधर वस्तु को रखेंगे तो छोटा बनेगा, और सी के जैसे इधर पार कर दिया तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, बड़ा बनता चला जाएगा। आगे देखो, तो भैया यहां पर बनेगा तो ये कैसा बनेगा, बड़ा बनता चला जाएगा। थर्ड कंडीशन, ये थर्ड प्रतिबिंब। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ नंबर का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो हमने वस्तु को कहां पर रखा, वस्तु को फोकस पर रख दिया, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जस्ट अपोजिट बनेगा। देखो जस्ट अपोजिट बनता हुआ चला जा रहा है। अनंत पर रखा तो फोकस पर, फोकस पर रखा तो अनंत पर। ये बेटा हो गई पांचवी कंडीशन, 1 2 3 4 पांचवी कंडीशन, ये पांचवा हो गया प्रतिबिंब। बताओ इतना आएगा नहीं आया। और एक कंडीशन अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी कि वस्तु अगर यहाँ पर रखा जाएगा तो बेटा प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और अगर दर्पण के पीछे बन गया तो कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। सारी कंडीशन आपको हमने बता दी। टोटल अवतल दर्पण के कितने चित्र बनते हैं बेटा, 6 चित्र बनते हैं। टोटल कितने बनते हैं, टोटल 6 चित्र बनते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देखते जाओ ध्यान से, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, मजा आ जाएगी आपको, एकदम आनंद आएगा, आनंद। आगे बात करते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा, अभी बताया था वस्तु के आकार का बेटा एक ही कंडीशन, मात्र एक कंडीशन होती जब वस्तु के आकार के बराबर। बराबर कब बनेगा, देखो इधर रखते थे तो छोटा बनता था, इधर रखते थे तो बड़ा बनता था प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ पर एक ही कंडीशन होगी, जब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा। अगर बेटा वास्तविक शब्द आ जाए, वास्तविक शब्द आ गए तो आंख बंद करके लगा दो उल्टा। अगर आभासी शब्द आ जाए तो आंख बंद करके लगा दो सीधा। आभासी आ जाए तो आंख बंद करो और लगा दो सीधा। अगर वास्तविक आ जाए तो आंख बंद करो, लगा दो उल्टा, खत्म काम। और कैसा बनेगा बेटा, बराबर बनेगा। एक यही कंडीशन, मात्र और मात्र केवल यही कंडीशन होती जब कैसा बनेगा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगी। तो बेटा बताओ ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, तो हमको लगता है वक्रता केंद्र पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे भाई क्वेश्चन है अपने में, क्या लिखा, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच। अरे फिर से वही घिटा पिटा आ गया, देखो क्वेश्चन आ गया। अरे यार इतनी बार कराया, फिर से देख लो ना।
याद करो, ये कौन सा दर्पण? बोलोगे अवतल दर्पण। कहाँ पर रखना है भैया, कहाँ पर रखना है? बोलोगे ये ध्रुव के बीच में रखवा रहा है, ये सर हमसे ध्रुव के बीच में रखवा, और ध्रुव के बीच में रखे तो बस खटाक से बना दो, खत्म काम। अभी बताया हमने, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भैया आभासी। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे तो आभासी, और सी 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 मतलब सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। और कैसा बनेगा? ये तो बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। यहां तक उम्मीद करते हैं यहां तक आ गया होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही निकला? सीधा, आभासी, सीधा, बड़ा। बी बिल्कुल सही जवाब। बी बिल्कुल सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आगे भाई क्या कह रहा है सवाल। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण, मतलब आने वाले प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। किस बिंदु से मतलब होकर गुजरती? आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये बेटा कौन सा दर्पण? बोलोगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? बोलोगे अवतल दर्पण। M1 M2 दर्पण के द्वारा कलई हमने उभरे हुए भाग पर कर दिया, तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा बन गया? तो बोलोगे दबा हुआ। और जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। जिस पृष्ठ का परावर्तक पृष्ठ जो होता है, मतलब कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उस दर्पण को अवतल दर्पण बोला जाता है। आइए तो देखो, ध्यान से देखो, यही है चित्र। ये हो गया बेटा F और ये हो गया C। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की, ऐसा भी आ सकता है कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? तो एक कंडीशन होती है, याद कर लो कि जब दर्पण के सामने, ठीक है, दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना, फोकस से होकर जाती है। अगर उत्तल की बात करें, किसकी बात करें? अगर उत्तल की बात करें तो देखो बेटा इसके लिए भी कंडीशन बता दे रहे हैं। M1 M2 क्या हो जाएगा? दर्पण के द्वारा हो गए। देखो इसका F ये हो गया, इसका F ये हो गया और इसका C बेटा ये हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये थोड़ा सा याद रखना। ये तो हो गई। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से या तो जाएगी या तो जाती हुई, या बोल सकते फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ये भी कह सकते प्रतीत होती है, इसमें जाती है रियल में। आ जाओ। और अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से जाएगी, ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में बेचारी क्या हो जाती है? वापस लौट आती है। कहीं नहीं जाती, अपने ही मार्ग में क्या होती है? वापस लौट आती है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है और अपने ही मार्ग में वापस लौट आ रही है तो बताओ दर्पण का कौन सा बिंदु होगा? बोलोगे भैया ये तो दर्पण का वक्रता केंद्र है। कौन सा? ये तो वक्रता केंद्र है। खत्म। कब? क्या है? वक्रता केंद्र है। आगे सेम कंडीशन, आ जाओ इसको हटाते थोड़ा सा। सेम कंडीशन, अगर मान लो ऐसे वक्रता केंद्र C की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, ये जाती हुई प्रतीत, रियल में थोड़ा ना फाड़ के चली जाएगी, जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस, इसको अगर मिलाएंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा? C से मिलता हुआ जाएगा। बताओ आएगा नहीं है? दोनों आपको कंडीशन बता दी, तो बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अब तो आंसर बता दोगे, वक्रता केंद्र पर। C बिल्कुल सही जवाब। इसका क्या हो जाएगा? C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई। मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ठीक है ना? कमेंट करके जरूर भाई, कमेंट जरूर किया करो प्लीज़। तुम लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आएगा। हमको ऐसे नहीं पता चलता है, हमको ऐसे कैसे पता चलेगा? कमेंट किया करो तो हमको पता चलेगा कि अच्छा इस बच्चे ने देखा है वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो सर समझ में आया है, बहुत अच्छा लगा हमें वीडियो, हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई सर, हमें दोबारा समझा दिए चीज़ें। बिल्कुल भाई, ऐसे हम कैसे बता पाएंगे जब तक आप पूछोगे नहीं। समझ में आए फिर भी कमेंट करना है, नहीं समझ में फिर, मतलब कुल मिला के आपको कमेंट करना ही करना है। चलिए ठीक है ना? चलो अच्छा, और कमेंट करके थोड़ा सा आंसर भी बता दिया अगर तो हमको और अच्छा लगेगा।
एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो बताओ परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ये पूछा 2023 में आया हो क्वेश्चन है। देखो फिर से बनाया ये हमने, ठीक। कहां से जा रही है, देखो ये जा रही है, मान लो सी से जा रही है, ऐसे गई और ऐसे रिटर्न हो गई, ऐसे गई और ऐसे क्या हो गई, रिटर्न हो गई, ठीक। तो बेटा क्या होगा, याद करो, परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हम इसके पहले वाली क्लास में समझा चुके, तो भाई प्लीज जरूर देखा करो उसको, वीडियो जरूर देखा करो। ऐसे जाएगी, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और याद करो परावर्तन का दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। बेटा ये हमने दूसरा नियम आपको बताया था, क्या कहते हो, ये हम आपको दूसरा नियम बता चुके हैं, ये आ गया। अगर मान लो, आ जाओ, अगर मान लो ऐसे बन जाए, देखो ऐसे छोटा सा चित्र बना रहे हैं हम, ऐसे आ जाए किरण, ऐसे ही आ जाए, अभिलंब, मतलब कि अभिलंब से आ रही है, देखो लंबवत आ रही है, तो बेटा लंबवत आ रही है तो आव न देखेगी ताव, और ये लंबवत ही चली जाएगी। तो बताओ यही अभिलंब भी है, सोचो अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो भैया 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं। तो देखो, और एक ही कंडीशन में ये ऐसे आएगी ऐसे जाएगी, एक ही कंडीशन में जब अभिलंब से आती है, कहाँ से आती है, अभिलंब, मतलब अभिलंब के मार्ग में आती है, अभिलंब के मार्ग में है, तो बेटा ये भी अभिलंब के मार्ग में आ रही है और रिटर्न हो रही है, तो बेटा एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो हमारी समझ से ऑप्शन कौन सा सही निकला, सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह दर्पण कौन सा, बताओ कौन सा दर्पण था जिसमें सीधा भी प्रतिबिंब बन रहा था और उल्टा भी बन रहा था। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा था, अगर समतल की बात करें तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा था। तो भैया बचा कौन सा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। अगर दूर प्रतिबिंब रखेंगे, अगर दूर प्रतिबिंब करें, अगर दूर वस्तु रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। छोटा बड़ी बात नहीं करे, उल्टा बनेगा। अगर मान लो हम लोग कहाँ पर रखा, अगर इसको फोकस, याद करो, अगर फोकस और पी के बीच में, मतलब कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। सारे चित्र अभी थोड़ी देर पहले बताए हमने। तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो हमें लगता है कौन सा, समतल दर्पण तो नहीं होगा, उत्तल नहीं होगा, बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आधे तो ओरल, अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आती होगी, अगर हम जितना पढ़ाते जा रहे हैं, रिवीजन कर रहे होगे, किताब से पढ़ रहे होगे, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बिल्कुल आ जाएगा। सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने, क्या लिखा, सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित होती, मतलब आती है, तो वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो भैया एक ही कंडीशन थी, ठीक है ना। क्या लिखा, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के, बोल सकते प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या हो जाए, बराबर हो। भैया एक ही कंडीशन, मात्र और मात्र एक ही कंडीशन थी। वो कंडीशन अपनी कौन सी थी, मात्र एक कंडीशन थी। वो कंडीशन थी अगर सी पर वस्तु को रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिल्कुल बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बिल्कुल बराबर बनेगा। अगर मान लो ये एच है तो बेटा ये भी एच हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अच्छा बताओ वस्तु को कहां पर रखा जाए। अब भैया देखो, अच्छा बताओ इसकी फोकस दूरी कितनी है, सॉरी 15 सेंटीमीटर पर अभिसरित हो रहा, अभिसरित का मतलब 15 सेंटीमीटर झुक रहा, और झुक रहा है तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा फोकस, याद रखना। अभिसरित हो रहा है तो 15 सेंटीमीटर फोकस, तो बेटा फोकस का
ठीक दुगना क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, या बोल सकते फोकस दूरी का ठीक दुगना क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या तो वक्रता केंद्र होता है। तो बोल सकते ये 15 है, तो बेटा कितना, हम 30 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु को रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और बनेगा कहाँ? बोलोगे वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो बेटा इसका ऑप्शन कौन सा सही निकलेगा? हमको लगता है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब है अपना। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ध्यान से। टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब को कौन सा बल्ब यूज किया जाता है? तो भैया याद रखना, अरे हाँ सॉरी, बल्ब को रखा कहाँ पर जाता है? तो याद रखना, परावर्तक के फोकस के बहुत ही पास रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? परावर्तक के फोकस के बहुत ही पास रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना। तो इसका जवाब कौन सा जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है। बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। और रीजन भी क्या है? देखो रीजन आप ये हम रीजन भी इसको ये देखो पढ़ लो, ठीक है ना। जो लिखा हुआ है इसको अच्छे से पढ़ लो, बाकी कोई इतना कठिन नहीं है। आगे बात करते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। याद करो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? याद करो, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण का पोस्टमार्टम करते हैं। M1 M2 दर्पण के द्वारक हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया बेटा P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखें, हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया, ए बी वस्तु है। अब देखो, वस्तु ए बी के बिंदु ए से, वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये लो बन के तैयार। फिर दूसरी प्रकाश की किरण कैसे जाएगी? वस्तु ए बी के बिंदु ए से वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो भैया ये देखो आया। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। तो ये क्रॉस बिंदु, ये परपेंडिकुलर, वस्तु को भी परपेंडिकुलर बनाया जाएगा, मतलब वस्तु को भी परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? मुख्य अक्ष पर। और प्रतिबिंब को भी परपेंडिकुलर मतलब लंबवत ही बनाया जाएगा मुख्य अक्ष पर। आगे देखो, तो ये बेटा हो गया ए डैश और नीचे वाला हो जाएगा बी डैश। हो गया समझ में? तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखूं तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। देखो जरा कैसा बनेगा, देखो हम कंडीशन लिखे दे रहे हैं। अगर बात करें आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बना आभासी, दर्पण के पीछे बन रहा है आभासी। अगर आभासी सी सी आया तो क्या हो गया बेटा? सीधा हो गया। कैसा? सी सीधा, खत्म काम। आभासी आया तो सीधा, वास्तविक आया तो उल्टा। यही नियम जो है लेंस के लिए भी लागू होता है। जब लेंस पढ़ाएंगे तब उसमें चर्चा करेंगे लोग। ठीक, आभासी हो गया, सीधा हो गया। अब बताओ अच्छा वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तुम ही देख के बताओ कैसा बन रहा है। कहोगे सर ये तो छोटा बन रहा है, तो हमने कहते छोटा बन रहा है। बन कहाँ पर रहा है? तो बोलोगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे P मतलब ध्रुव व F के बीच, मध्य में नहीं लिखना, बीच में लिखना, खत्म काम। बताओ आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गए। तो उत्तल दर्पण की सारी हमने कंडीशन बता दी। उत्तल दर्पण के सारे मतलब कि पूरा चित्र आपको बना के हमने बता दिया। इसके प्रतिबिंब के और ये प्रतिबिंब का बनना मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति बता दी हमने। ये हमने प्रतिबिंब की स्थिति बता दी। हो गया खत्म, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखो हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन जो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। बताओ कहां पर बनेगा? तो बोलोगे ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताओ कहां पर बन रहा है? तो बताओ क्या बताओगे कहां पर बनेगा? तो देखो दर्पण के पीछे, डी बिल्कुल सही जवाब है। इसमें क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब। बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन है। और बताओ उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा बनेगा? बेटा वास्तविक तो भूल ही जाओ, वास्तविक वाला भूल जाओ तो ए और डी तो पहले ही गलत हो गए। और बी नंबर का क्या कह रहा? आभासी तथा छोटा, आभासी तथा बड़ा नहीं, आभासी तथा छोटा बनेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी। बताओ एक चित्र बनाया और 3 क्वेश्चन का
क्या हो जाएगा, स्वाहा हो गया। 3 क्वेश्चन क्या होगा, अभी तक 3 क्वेश्चन हमने स्वाहा कर दिए हैं। कितनी जल्दी जल्दी, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे तो भैया बहुत अच्छे से हम लोग कर लेंगे। इतना तो आपको आ ही रहा होगा। आओ अब बात करते हैं, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। याद करो, हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया था, नहीं बताया था। अब देखो, बड़ी से बड़ी वस्तु को, बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी वस्तु हो, उसका हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब एक बड़े से एरिया, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं ना, बाइक से तो एक बड़ा सा एरिया एक छोटे से दर्पण में हम लोग आराम से देख लेते हैं। बड़ा सा ट्रक आता है, छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन ट्रक जहाँ जितने दूर हो कैसे दिखाई देगा, आभासी सीधा दिखाई देगा और छोटा बिल्कुल क्लीन हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो हमें यही तो देखना है। तो भैया दृष्टि क्षेत्र किसका अधिक होता है, तो बोलोगे कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो बोलोगे उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो उत्तल दर्पण, बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, बी बिल्कुल सही जवाब है। संयुग्मी फोकस संभव है, इसको एकदम बहुत अच्छे समझना बेटा। संयुग्मी फोकस होता क्या, देखो संयुग्मी फोकस होता क्या है। चलो इसको हटाते हैं, हम बताते हैं। आइए, संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस। चलिए, हमने अवतल दर्पण लिया, ठीक, ऐसे जल्दी बता दे रहे तुमको। अवतल दर्पण लिया, ऐसे ही बनाया। यहाँ पर F है, यहाँ पर क्या है, C है, और वस्तु को हमने अनंत पर रखा। वस्तु को जब अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और जब वस्तु को फोकस पर रखा तो बेटा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। समझ में आया कि नहीं है। तो देखो, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर, तथा दूसरे बिंदु पर रखी, देखो वही बिंदु है, F ही है, तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, संयुग्मी फोकस हो जाएगा। और यह केवल और केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। बेटा उत्तल दर्पण में क्या बन सकता है, देखो अभी बताया हमने, यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ बनता था। अगर बेटा वस्तु को क्या यहाँ दर्पण के पीछे रखोगे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा भैया। दर्पण के पीछे रखने पर प्रतिबिंब बनना ही बंद, ठीक है ना। क्या समतल दर्पण में बनेगा, समतल दर्पण में वस्तु को यहाँ पर रखा तो बेटा प्रतिबिंब यहाँ बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ बनता है बिल्कुल। अगर हमने वस्तु को उठा करके यहाँ पर रख दिया, वस्तु को उठा करके यहाँ पर रख दिया, तो क्या प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ना तो उत्तल दर्पण में लगता है और ना ही समतल दर्पण में लगता है। संयुग्मी फोकस केवल और केवल किस में लगता है, अवतल दर्पण में। क्या बोलोगे, अवतल दर्पण में लगता है, अवतल दर्पण में लगता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो हमको लागत है कि अवतल दर्पण है। बी बिल्कुल सही जवाब बेटा, क्या हो गया, बी बिल्कुल इसका सही जवाब है, राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रट लो एकदम, संयुग्मी फोकस किस में लगता है, अवतल दर्पण में लगता है। संयुग्मी फोकस होता क्या है, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर, तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। तो इस प्रकार से दोनों बिंदु एक दूसरे का क्या होते हैं, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। बताओ ये चीज आएगी नहीं है। और संयुग्मी फोकस केवल और केवल अवतल दर्पण में ही अप्लाई होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो, हम लोग के थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल अब आ गए हैं, न्यूमेरिकल की कुछ चर्चा करते हैं क्या। चलिए न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखो न्यूमेरिकल भी पूछे गए, लिखा एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। और याद करो, हमने आपको न्यूमेरिकल दर्पण के करवाए हैं, याद करो दर्पण के करवाएं। अगर ना देखा हो तो उनको देख लो, सारे नियम कानून सारे उसमें हमने बताए हैं, सारे नियम कानून बताए हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखना उनको भाई, जब देखोगे सीखोगे तभी तो आएगा। हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है। अब जैसे मान लो कोई सवाल बताने जा रहे तो क्या तुमको पूरा A to Z थोड़ा ना बताएंगे भाई, A to Z बताने के लिए हम बता चुके हैं। हमने क्या कहा, धीरे धीरे जैसा क्वेश्चन आएगा आपको मतलब कि उसका एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन आए पूरा चैप्टर में उठा के बताएंगे, क्या नहीं, इतना नहीं हो पाएगा ना। तो भाई जितना है उतना ही आपको, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा ही बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, बेटा वस्तु की दूरी है ना, तो वस्तु की दूरी हमेशा u से लिखते हैं, और u का मान हमेशा कसम खा लो क्या होता है, माइनस में होता है, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि दर्पण की फोकस दूरी, बेटा दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना लिखा, 30 लिखा।
अगर मान लो ये अवतल दर्पण है तो माइनस का एफ लिखेंगे, अगर उत्तल दर्पण है तो प्लस का एफ लिखा जाएगा। तो बेटा अवतल दर्पण है तो क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। तो बेटा प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है तो v का मान हमें क्या बताना है, याद करो याद करो। अच्छा दर्पण के फार्मूला क्या होता है, अगर हम कह दें बताओ UVF में संबंध बताओ, अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध बताओ, या फिर उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध बताओ, तो इसका मतलब है वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फार्मूला, सूत्र आपसे पूछ रहा है। तो UVF में संबंध क्या, तो बोलोगे 1/f = 1/v + 1/u, ठीक ना। फिर लिखोगे जहां f बराबर क्या लिखोगे, f बराबर लिखोगे दर्पण की फोकस दूरी। और याद रखना जितनी भी दूरियां होती हैं हम लोग कहां से लेते हैं, ध्रुव से लेते हैं, P पोल से लिया जाता है। आ जाओ V बराबर क्या है, लिखोगे दर्पण से, V क्या, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, क्या लिखोगे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। सर में आया कि नहीं है। अब बात करते हैं बेटा U क्या है, U क्या है, तो फिर से लिखोगे, देखो ध्यान से, दर्पण से वस्तु की दूरी, क्या लिखोगे, दर्पण से वस्तु की दूरी लिखा जाएगा। ये चीज आएगी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए UVF में संबंध बताओ, UVF में संबंध बताओ, ठीक है ना, इतना आएगी नहीं। अगर आपसे कहा जाए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध बताओ। अब भैया हमको संबंध बताना है तो क्या लिखोगे, फिर क्या करें, हल 1/f = 1/v + 1/u लिखोगे, जहां f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। बताओ इतना आया कि नहीं आया, इतना क्लियर हुआ, अच्छे से आया। देखिए तो ऐसे ही रिवीजन हम लोग करते जाएंगे। बताओ इसमें कोई बुराई है क्या, ऐसे ही करते जाएंगे बेटा, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, फिर दर्पण, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्टिव फटाफट लगाओ, 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f का मान कितना है, माइनस का 30 = 1/v बेटा निकालना है, और प्लस, और u का मान है 15, माइनस का 15, तो बेटा माइनस का 15 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ऑलरेडी माइनस लगा दिया। अब इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 1/15 - 1/30 = 1/, सीखते जाओ ध्यान से। हाँ ठीक है ना, तो हो जाएगा 1/30 = 1/v। तो कह सकते हैं v बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। v का मान कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या कहते हो भाई, तो आंसर कौन सा निकला सही, तो भैया इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब है। इसका कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। बताओ ये चीज आई कि नहीं है, ये चीज आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। ये सीख लेना, पूछा गया है अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध बताओ, या फिर उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध बताओ। अगर नहीं है तो बताओ, कितना सिंपल सा तरीका, कितना सिंपल सा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप का। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। आइए क्वेश्चन देखिए, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कौन सा दर्पण, अवतल तो माइनस, अगर उत्तल होता तो क्या कर देते, प्लस कर देते, तथा वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी, मतलब वस्तु की दूरी, जब वस्तु की दूरी कहे तो इसको u से लिखते हैं, और u का मान, कसम खा लो, u का मान -u माइनस, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, u का मान माइनस। ठीक, आ जाओ, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो बेटा अरे फिर वही निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, फिर v का मान निकालना है। आ जाओ, ठीक है, v का मान क्या करना है, हमें निकालना है। आ जाओ जल्दी जल्दी, 1/f माइनस है इसका 1/v निकालना है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये है 15, हो गया, इधर आ जाएगा तो 1/15 15 माइनस 1/10 इसका 1/v। एलसीएम लिया कितना आ गया, 30, 15 दूनी 30, 10 त्रिका 30, 1/v। तो बेटा माइनस का 1/30 इसका 1/v,
कितना हो जाएगा, v का मान आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया। तो v का मान माइनस 30 है, कोई बात नहीं, माइनस नहीं लिखा है तो प्लस में तो है ना। अगर मान लो माइनस का भी होता प्लस का भी होता तो बताओ आंसर क्या लगाते, माइनस का लगाते। लेकिन इसमें ऐसा तो मैटर है नहीं, केवल 30 दिया गया ना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब चिन्ह नहीं लिया गया तो आपको क्या करना, 30 लगाना है। आंसर क्या आ जाएगा, 30। तो बताओ कौन सा सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब। क्या कहते हो, ए बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला भी न्यूमेरिकल लग रहा है, कोई बात नहीं, आइए फिर से सीखते हैं हम लोग। देख लो, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल तक पूछ लेता और सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल पूछता है। क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। अच्छा, एफ बराबर है 20, लेकिन कौन सा दर्पण दे, उत्तल दर्पण। तो बेटा ये कर लेंगे प्लस का, अवतल होता तो माइनस का, उत्तल है तो प्लस का। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बताना है। तो सेम सवाल, कितनी दूरी पर रखेंगे, 20 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कहा था, u का मान हमेशा माइनस, अवतल उत्तल कोई मतलब नहीं, u का मान माइनस। स्थिति बतानी है, क्या बतानी है, हमें स्थिति बतानी है। आ जाओ, v का मान बताना, 1/f डायरेक्ट वैल्यू रख दें। फार्मूला क्या होता है देखो, ये याद रखना फार्मूला, ऑब्जेक्टिव है ना, उसी हिसाब से करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v निकालना है, और 1/u प्लस के होता है 1/u माइनस ये हो जाएगा। तो बेटा माइनस प्लस माइनस, आ जाओ इधर। तो 1/20 माइनस प्लस, सॉरी माइनस इधर प्लस में आ जाएगा, 1/20 इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना, 20, 1 + 1, भाई ये तो निकालना आता हो ना, कैलकुलेशन तो आगे, 2/20 1/v। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ कितना बचेगा, तो बोलोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 इक्वल टू 1/v। तो बेटा v का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो v का मान 10 आ गया। तो बताओ कौन सा सही जवाब हो जाएगा। और एक चीज और देखो, उत्तल दर्पण है ना, याद करो उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करो, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। और 10 तो यार एक ही दिया गया ना, तो ए बिल्कुल सही जवाब है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव क्या होता है। देखो आवर्धन होता क्या है, अब बात करते हैं भैया आवर्धन, जिसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन। सीख लो एक बार, बहुत ही ध्यान से देखना है। रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। तो बेटा इसका फार्मूला पहले देखते हैं। m इक्वल टू होता है I/O इक्वल टू, पहले चलो पूरा बताते हैं। देखो रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई, देखो शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि मुख्य अक्ष पर स्थित प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। चलो लिखे दे रहे हैं हम फिर, मुख्य अक्ष पर स्थित प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हो, क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष पर स्थित प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आइए देखते हैं, इसका फार्मूला लिखेंगे। एक मिनट इंक डाल दें भाई, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, इंक कम हो गई। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
आइए, तो रेखीय आवर्धन मुख्य अक्ष पर स्थित प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। भैया फार्मूला आ जाओ तो m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो क्या हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो बेटा जहां आखिर है क्या, देखो लिखने का तरीका बता रहे हैं, फार्मूला भी लिखना है तो कैसे लिखना है, देखो कि अगर आ जाए कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हो, तो ये डेफिनेशन हो गई, ये फार्मूला, और फार्मूला लिखने के बाद इनको इंडिकेट भी करना है कि भैया ये आखिर एम क्या है, आई क्या है, ओ क्या है, वी क्या है, यू सब बताना पड़ेगा आपको एग्जामिनर को। तो एम बराबर, जहाँ एम बराबर रेखीय आवर्धन, ठीक है ना, आई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, ये बेटा वस्तु की लंबाई है, ठीक है ना, और वी तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और बेटा यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, आया कि नहीं, ऐसे लिखना है आपको, जैसे लिखा ऐसे लिखना है। डेफिनेशन अगर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हो, 2 नंबर में आ गया, तो डेफिनेशन परिभाषा उधर लिखोगे, ऐसे लिखा जाएगा परिभाषा, नहीं सॉरी, ऐसे हेडिंग लो रेखीय आवर्धन और फिर परिभाषा लिखोगे, फिर ये फार्मूला लिखोगे, इसको बंद कर दोगे ताकि ये फार्मूला भगे ना। तो जहाँ m बराबर रेखीय आवर्धन है, होता क्या, देखो फिर से देखो, m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन, ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला हो। m है क्या है, रेखीय आवर्धन है, i क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, o क्या है, वस्तु की लंबाई है, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और u है दर्पण से वस्तु की दूरी। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी, हो गया खत्म। क्वेश्चन में आते हैं लोग, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। बेटा आवर्धन होता क्या है, आई अपॉन ओ, आ जाओ, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, बना डालो उत्तल दर्पण, वस्तु को कहीं पर भी रख दो, उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ ऐसे बनेगा छोटा, याद करो अभी बनवाया था, पी हो गया, ये मान लो एफ हो गया, ये हो गया सी हो गया, ठीक। तो एम होता क्या है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। देखो इसमें वस्तु क्या है, बड़ी है, इसको मान लो बेटा 4, अभी देखना ध्यान से, ये छोटी है, इसको मान लो 2, समझने के लिए बता रहे हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ओ, वी और यू से कोई अभी मतलब नहीं, जैसा यूज होना है वैसा फार्मूला लगाना है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कितना है, हमने कह दिया 2 है, ओ कितना है, हमने कह दिया 4, तो बेटा 1/4 आ गया, सॉरी 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो बोलोगे आई, तो बताओ ये क्या जाएगा, लेस देन 1, ठीक है ना, क्या जाएगा, लेस देन 1, आई is less than O, I is greater than O, I is equal O। मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से क्या छोटी है, तो मतलब कि m की वैल्यू 1 से कम आएगी, जो चिन्ह यहाँ पर लगाना है। प्रतिबिंब अगर बड़ा है और वस्तु छोटी है, तो अगर यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा, तो बेटा m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी आएगी। अगर प्रतिबिंब और वस्तु आपस में दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो बेटा m का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको हमने सिखा दिया, ये भी क्वेश्चन क्या कर दिया हमने आपको सिखा दिया। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमें लगता है 1 से कम है, और 1 से कम है तो कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब है, बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये चीज़ कोई दिक्कत। और देखो एक क्वेश्चन और दिया गया, सुनना ध्यान से, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो जाए, याद करो प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से कैसा होगा, छोटा हो गया। देखो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो बताओ लेस देन वाला आ जाएगा। तो हमें क्या लगता है, बराबर तो बेटा होगा नहीं, ग्रेटर देन 1 तो होगा नहीं। अगर प्रतिबिंब बड़ा होता तो फिर ग्रेटर देन 1 हो जाता, लेकिन बेटा प्रतिबिंब छोटा है तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। देखो बेटा अगर मान लो बराबर 1 लगा है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, अगर लेस देन 1 लगा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा है, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा, मतलब वस्तु बड़ी हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन 1 लगा है
तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा, तो मतलब वस्तु छोटी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमें सही लग रहा है, तो भैया आकार वस्तु से छोटा हो जाएगा तो लेस देन 1। तो बताओ ये वाला क्वेश्चन भी निपट गया। आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन भाई आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल। चलिए अच्छा, अब बेटा देखो 2 क्वेश्चन अपने और बचे हैं, ठीक। तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो देखना ध्यान से। लिखा है भाई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अब बात करते हैं, देखिए बहुत ही जल्दी बताएं, बोले चीजें देखना एकदम फटाफट आ जाएंगी। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन केवल बचे हैं ऑब्जेक्टिव के, सारे हमने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है ना। कम से कम हम लोगों ने क्वेश्चन कितने पढ़े होंगे, कम से कम 30 क्वेश्चन, तो मतलब कि दर्पण केवल मात्र दर्पण के केवल 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, ठीक है ना। 2 वीडियो में कंप्लीट, एक ये वीडियो, एक इसके पहले वाला वीडियो। ये लेक्चर 2 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, दर्पण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर 2 है ये वाला, ठीक। तो थंबनेल में तो देखा भी होगा आपने, पूरा डिटेल में देखा, पूरा एक एक एक्सप्लेन है चीजें। देखो अब देखो, तो लिखा दर्पण का ध्रुव जो है, दर्पण का ध्रुव, ये तो लिखा है दर्पण का ध्रुव होता क्या है। तो 4 नंबर देखो जरा, लिखा दर्पण के परावर्तन तल का केंद्र बिंदु है। तो मतलब कहने का मतलब हो जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो भैया ए के 4 कौन सा सही है, तो यार इसमें तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना। चलो बी वाला भी देख लेते, बी नंबर। बी क्या लिखा है, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। वक्रता केंद्र जो है, 3rd नंबर देखो, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। बताओ आए कि नहीं, तो बी का तीसरा हो जाएगा। तो बेटा बी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन तो वैसे मिल ही गया, कौन सा मिल गया, हमें तो लग रहा ऑप्शन अपना ए बिल्कुल सही है। ए का 4 केवल एक ऑप्शन में दिया गया, कौन सा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन हम पूरे पढ़ रहे हैं। देखो मुख्य अक्ष की बात करें तो मुख्य अक्ष होता क्या, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। और फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी होती है। तुमको जो ऑप्शन सही है वो टिक लगाते चले जाओ, अपने आप रियल में जो आंसर सही हो जाएगा वो भैया ए नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल इस टाइप के बताओ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने में क्या कह रहा है भाई, देखना ध्यान से। फिर सूची फर्स्ट को, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति है कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो बताओ ये कैसा बनेगा। याद करो, वस्तु जब अनंत पर होती है, वस्तु जब अनंत पर होती है, फिर से बता रहे हो, वस्तु जब अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। बेटा वास्तविक और छोटा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक, तो ए का चौथा यार सही है, इसमें भी क्या हो जाएगा, ए का चौथा सही हो जाएगा। तो ए का बेटा चौथा है, तो ए ऑप्शन में ए का तीसरा है, बी में ए का चौथा है, सी में बी का तीसरा है। अरे इसमें तो बी भी दिए गए, सॉरी ये बी जो दिया गया है बी नहीं है, ए है, ए का तीसरा है, ठीक है ना। और जो दिया गया है ए का चौथा है, तो ये तो बी ये तो डी सही होगा। क्या कहते हो, बी ये तो डी। अब कंफ्यूजन, अब चलो जब कंफ्यूजन हो जाए तो बी वाला भी देख लेना। बी आपको, तुमको ए आए ए वाले देखो, बी आए बी वाले देखो, सी आए सी वाले देखो, डी आए कोई, अरे भैया कोई ऑप्शन मैच तो करे हम लोग का, कहने का ये मतलब है। तो बी नंबर देखो, अगर वक्रता केंद्र पर, तो यार ये तो बराबर बनता था, क्यों, तो भैया वास्तविक और बराबर एक ही जगह लिखा, तो बी का दूसरा। तो भैया अब बी और डी में देखो बी का दूसरा कौन सा दिखा, अरे बी बिल्कुल सही जवाब है। तो कुछ नहीं करना यार, बी बिल्कुल सही जवाब। आगे क्या करोगे देख के, लेकिन हाँ अभी हम लोग को सीखना है ना। फोकस पर अगर होगा, फोकस पर होगा तो बताओ कहाँ पर बनेगा, फोकस पर अगर होगा तो वास्तविक और बड़ा बनेगा। और अगर दर्पण के ध्रुव पी तथा फोकस के बीच होगा तो भैया एक एक यही कंडीशन थी, आभासी और बड़ा बनेगा। तो डी का तीसरा, बताओ आया कि नहीं है, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। अरे ये तो आ गया होगा ना, जिसको चित्र आते होंगे तो बिल्कुल आ गया। अब ये बताइए आज की वीडियो कैसी लगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए, उसके जो हमने थ्रो क्वेश्चन समझाए हैं, जो हमने पूरे तरीके बताए हैं, पूरे फार्मूले बताए हैं और न्यूमेरिकल भी जो बताए हैं, सारे अच्छे समझ में आए, ठीक है। यहाँ तक किसी को ज़रा सा भी दिक्कत हो तो बताओ। चलो एक चीज़ और बताते हैं, तो भैया अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई आपकी किताब का, यूपी बोर्ड की बुक का, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड की अगर बात करें, कोई भी बुक हो, ब्रह्मांड मतलब यूपी की कोई भी बुक हो आपके पास, क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल आप भेजें। कहाँ पर भेजना है आपको क्वेश्चन, तो अगर भेज सकते हैं तो भैया इंस्टाग्राम आईडी अपनी क्या है दीपांशु
सर 12 12, ठीक है ना, यहाँ पर आपको भेजना है, ठीक है ना। और जो टेलीग्राम में अपना चैनल बना हुआ है, ठीक है ना, याद रखना, जो टेलीग्राम में अपना चैनल बना हुआ है तो यही सेम बना हुआ है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो भैया उसको भी आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ आपको मतलब कि जो वीडियो है तो वहाँ पर हम भेज देते हैं, ताकि आराम से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो कि कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ पीडीएफ भेजनी है या हमको कोई फिगर भेजना है, तो हम वहीं पर सारी चीज़ें भेजेंगे। तो टेलीग्राम आईडी क्या है, तो टेलीग्राम आईडी डालो भाई, स्टडी विथ दीपांशु सर। क्या डालोगे, स्टडी विथ दीपांशु सर, ये टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सारी चीज़ें, और टेलीग्राम आईडी हमने ये यूट्यूब में भी दिया गया है। तो वहाँ पर जाओगे, ओपन करोगे यूट्यूब और मोर में क्लिक करोगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन खुल के आएगा, और उसके नीचे पूरा आपको इंस्टाग्राम आईडी का पूरा लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का सारा लिंक दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करो भाई, ज़रूर से सबको फॉलो करो, और अपने दोस्तों को फॉलो कराओ, सबको फॉलो करवाओ, जो भी आपके जान परिचय में सबको फॉलो कराओ, ठीक है ना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया, भैया वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो, अगर लगता हो कि हमने मेहनत की है, लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जो भी आपके मित्रगण हों, जो रिश्तेदार हों, सबके जितने भी मोबाइल हों आपके पास, जिससे भी आप सब्सक्राइब कर पाओ कर लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, ठीक है ना। और वीडियो देखा करिए तो एक कमेंट, प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। भाई कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा, तो ऐसे वीडियो देख लिया बस बता दिया, अरे वीडियो बताइए तो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो कह दो सर जी हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया, और वीडियो बनाइए, और वीडियो लाइए, इस चैप्टर के वीडियो लाइए, ये चीज़ हमसे करवाइए, आप हमसे बताइए, हम कराएंगे, ठीक है ना। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, तो ये नहीं समझ में आया, आपको क्लास अच्छी नहीं लगी, तो भी बताओ कि सर हमें आज समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाइए, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग, तो आज ये काफ़ी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, कंप्लीट ही कर दिया है, हमने कहा कि आज का ये ख़त्म ही कर देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो से जुड़े रहिए, हमारे साथ एकदम पढ़ते रहिए, और आपसे वादा है कि आपको ज़रा से भी दिक्कत नहीं होगी। मैथ के भी हमने काफ़ी लेक्चर करवाए हैं, और साइंस भी के जो कराएंगे कंप्लीट कराएंगे, मैथ और साइंस, यही तो हम दो चीज़ें हैं, मैथ और साइंस कंप्लीट करा देंगे आपका। पूरा हम प्रैक्टिस कराएंगे, साइंस पूरी प्रैक्टिस कराएंगे, बिल्कुल अच्छे से, प्रैक्टिस के माध्यम से आपको सारी थ्योरी भी कंप्लीट करवा देंगे यहीं पर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मज़े से रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम अच्छे से रहिए, और मौसम का, बारिश का मज़ा भी लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब बताइए आपको वीडियो कौन सा चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको, ठीक है। चलते हैं, टाटा बाय बाय।